जय हिंद एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? जय हिंद एवरीवन। आई एम सॉरी, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ट्रैफिक जैम बहुत था। चलिए शुरू करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का हमारा टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो आज अपन डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, लेकिन दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन से पहले हम अपने बचे हुए पार्ट को पूरा करेंगे और उसके बाद दिल्ली सल्तनत को डिक्लाइन की तरफ कौन कौन से इवेंट्स लेके जाते हैं उन इवेंट्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो जो लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ था वो था मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिटिकल और मिलिट्री हिस्ट्री रही थी, किस तरह से नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया के बाद में सदर्न इंडिया के कॉन्क्वेस्ट को अलाउद्दीन खिलजी पूरा करता है। तो ये अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, उसके रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं और उसकी हिस्ट्री का वो एक इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए उसको भी एड्रेस करेंगे अपन। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला रिफॉर्म क्या था अलाउद्दीन खिलजी का, और जैसे कि लिखा ही हुआ है कि सबसे पहला रिफॉर्म अलाउद्दीन खिलजी का था मार्केट रिफॉर्म। तो सबसे पहला पॉइंट मार्केट रिफॉर्म के बारे में जो अपन नोट करेंगे वो पॉइंट ये है कि मार्केट रिफॉर्म्स वेर डन टू, क्यों किए गए थे मार्केट रिफॉर्म्स? टू मेंटेन द लार्ज आर्मी, टू मेंटेन द लार्ज आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी, उसको देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जब शुरू में अपने आप को सिकंदर शानी कहा था, तो उसका ऑब्जेक्टिव इससे समझ में आता है ना कि वो कॉन्क्वेस्ट करना चाहता था, बहुत सारी कॉन्क्वेस्ट करना चाहता था। और इतनी सारी कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, और साथ ही साथ उसको मंगोल्स का भी थ्रेट था, तो मंगोलों से भी अपनी सल्तनत को बचाने के लिए और भारत के बचे हुए इलाके में बड़ी कॉन्क्वेस्ट करने के लिए उसको एक बहुत बड़ी फौज की जरूरत थी। और उसने उसके रिक्रूटमेंट्स भी किए। इसके पास में 4,75,000 4,75,000 की आर्मी हुआ करती थी। 4,75,000 कोई छोटा नंबर नहीं होता, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और उस जमाने में, मतलब कि हम बात कर रहे हैं किस दौर की, हम बात कर रहे हैं 1300 से लेके 1306 एडी, 1316 एडी के बीच की, मतलब कि आज से लगभग 900 साल पहले की बातें हो रही है। तो उस समय 4,75,000 एक्चुअली बहुत ही ह्यूज आर्मी हुआ करती थी। अब जब हम इसको कंपेयर करते हैं मौर्यन पीरियड की आर्मी से, तो मौर्यन पीरियड आ जाता है आज से 2,500 साल पहले, और 2,500 साल पहले उनके पास में 10 लाख की फौज होती थी। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि उनकी फौज कितनी मैसिव होती होगी, जब मिडाइवल पीरियड में 4,75,000 की आर्मी को एक बहुत मैसिव आर्मी माना जा रहा है। आज भी दुनिया में बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास इतनी आर्मी है, आज भी। तो आप खुद ही सोचिए मिडाइवल पीरियड में कितनी बड़ी आर्मी थी। और अलाउद्दीन खिलजी एक पहला रूलर था जो अपनी आर्मी को कैश में पेमेंट करता था। ये जो सैलरीज पे करता था ये कैश में पे करता था, जिसकी वजह से इसके खजाने के ऊपर बहुत दबाव बना हुआ रहता था। और उसी दबाव को कम करने के लिए इसने मार्केट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। देखो, मार्केट रिफॉर्म्स का आर्मी से क्या लेना देना। तो अगला पॉइंट अपन लिखते हैं, इसने मार्केट रिफॉर्म में, अब ये आर्मी, मार्केट रिफॉर्म का सैलरी से क्या लेना देना, आर्मी से क्या लेना देना, इस बात को समझने के लिए अपन मार्केट रिफॉर्म को समझते हैं। उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि मार्केट रिफॉर्म्स का आर्मी से क्या लेना देना। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अब मार्केट रिफॉर्म्स में उसने किया क्या था? तो ही डिवाइडेड मार्केट्स इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। इसने मार्केट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हुआ करते थे? पहला पार्ट होता था फूड और उससे रिलेटेड आइटम्स। दूसरा पार्ट हुआ करता था क्लॉथ्स एंड अदर आइटम्स, कपड़े लत्ते, ज्वेलरी वेलरी, ये वो जो दूसरी मिसलेनियस चीज़ें होती है वैसा। और जो तीसरा टाइप का मार्केट था, तीसरा कैटेगरी का मार्केट था, वो था कैटल एंड स्लेव्स, यानी कि मवेशी और गुलाम। गुलाम कौन? इंसान, जो अलग अलग इसकी आर्मी एक्सपीडिशंस पे जाती थी। उन एक्सपीडिशंस पे जहाँ जहाँ से भी जितने भी लोगों को ये पकड़ पाते थे, आदमी औरत बच्चे, उन सबको स्लेव बना के ले आते थे। और स्लेव बना के लाने के बाद में सल्तनत के अलग अलग हिस्सों में इनको बेच दिया जाता था। तो इनकी बाकायदा मंडी लगती थी, इनके बाजार लगते थे, मार्केट लगते थे। जैसे आज के तारीख में पशु मेला लगता है ना, वो पशु पशु लेके आते हैं बहुत सारे, और वो पशु बेचे जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से पशुओं के साथ साथ इंसानों को भी बेचा जाता था। तो अनफॉर्चुनेटली वो इंसानों की खरीद फरोख्त भारत के अंदर बहुत पुराने समय से होती आई थी।
इस दौर में मिडाइवल टाइम्स में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा नंबर्स में इंसान सेल किए जाते थे, गुलाम बना लिए जाते थे। तो अनफॉर्चुनेटली वो मार्केट भी एग्जिस्ट करता था। अब फूड, क्लॉथ एंड अदर थिंग्स एंड कैटल एंड स्लेव्स, ये तीन तरह के मार्केट इन्होंने बना लिए थे। और फिर अगला पॉइंट हम लिखते हैं इसके अंदर, ही फिक्स्ड द प्राइजेस ऑफ कॉमोडिटीज इन द थ्री मार्केट्स। तीनों मार्केट्स में इन्होंने कॉमोडिटी के प्राइस को फिक्स कर दिया कि सपोज अगर 1 किलो गेहूं ये बेच रहे हैं, तो वो 1 किलो गेहूं अगेन सपोज 30 रुपए का मिल रहा है या 40-40 का मान लेते हैं अपन। 1 किलो गेहूं अगर 40 रुपए का मिल रहा है तो वो 40 का ही मिलेगा। कब तक? जब तक अलाउद्दीन खिलजी का अगला ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक वो 40 रुपए का ही मिलेगा। कोई भी दुकानदार 1 किलो गेहूं 40 रुपए से ऊपर नहीं बेच सकता। उससे कम में चाहे तो बेच सकता है, उससे ऊपर नहीं बेच सकता। तो इसने दूसरा पॉइंट क्या किया मार्केट रिफॉर्म के अंदर? दूसरा पॉइंट किया, ही फिक्स द प्राइजेस ऑफ कॉमोडिटीज इन द थ्री मार्केट्स, तीनों मार्केट्स में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्लेव्स के मार्केट में कॉमोडिटी के प्राइस कैसे फिक्स हो सकते? तो हो सकते थे। इन्होंने स्लेव्स को भी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। जैसे कि स्लेव्स में जो आदमी होते थे, तो आदमियों में तय किया गया कि भाई जो आदमी 25 साल से ऊपर का है उसकी कितनी कीमत होगी। जो आदमी 25 साल से ऊपर का है और हायर वर्णों का है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, तो उसकी एक अलग तय हो गई थी। ब्राह्मण है तो उसकी एक अलग कीमत तय हुई, क्षत्रिय है तो अलग कीमत तय हुई, वैश्य या शूद्र है तो अलग कीमत तय हो गई। वैसे ही जो लड़कियां बिका करती थी उनकी कीमतें भी तय कर दी गई थी कि अगर 16-17 साल की लड़की है तो XYZ उसकी प्राइस होगी, 20-25-30 से ऊपर की लड़की है तो अलग प्राइस होगी। तो हर एज ग्रुप में, और उस एज ग्रुप में उस स्लेव का ओरिजिन क्या है, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिक्स कर दिए थे प्राइस। चाहे भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, भैंसा हो, या फिर कपड़े लत्ते हो, या दूसरी आइटम्स हो, या फिर खाने पीने के फूड ग्रेन्स या दूसरे आइटम्स हो, सबकी कीमतें फिक्स कर दी गई थी और 3 मार्केट्स बना दिए गए थे उनके। अब अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट, ही अपॉइंटेड एन ऑफिसर। एक ऑफिसर इन्होंने अपॉइंट किया। उस ऑफिसर को कहते थे शाहना ए मंडी। मंडी बोलते थे ना मार्केट्स को, उस ऑफिसर को बोलते थे शाहना ए मंडी, है ना। ये शाहना ए जो मंडी होता था, ये सुपरवाइजर होता था। फूड के मार्केट के लिए एक शाहना ए मंडी होता था जो उस पूरे मार्केट को सुपरवाइज करता था दिल्ली में। क्लॉथ और अदर आइटम्स के लिए एक ऑफिसर होता था, वो भी शाहनाए मंडी होता था। और सेपरेटली कैटल और स्लेव्स के लिए भी एक शाहनाए मंडी हुआ करता था। तो ये जो शाहनाए मंडी हुआ करता था, ये मार्केट सुपरवाइजर होता था। ये मार्केट सुपरवाइजर इस बात को इंश्योर करता था कि जो नियम बनाए गए हैं और जो प्राइस तय किए गए हैं, उन नियमों और प्राइसेस के हिसाब से मार्केट रेगुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये शाहनाए मंडी का अपॉइंटमेंट इसने किया था। और चौथा पॉइंट जो आपको मार्केट रिफॉर्म में याद रखना है, वो चौथा पॉइंट ये है कि ही, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, पनिश्ड he punished the market offenders, the market offenders brutally। जो भी व्यापारी हो या कस्टमर हो, अगर वो मार्केट के रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा है, मार्केट ऑफेंडर है वो, अगर वो मार्केट के रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा है, उसको ब्रूटली पनिश किया जाता था। अब ये ब्रूटल पनिशमेंट जो होती थी वो कैसे होती थी? अब देखो मैं आपको एक बताता हूँ, जो एग्जाम्पल जो अलग अलग लिटरेचर्स में हमको पढ़ने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, वो ये लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट सुपरवाइजर्स ये लोग क्या करते थे कि व्यापारियों को चोरी करते हुए पकड़ने। अब अच्छा हुआ ये था कि प्राइस तो तय कर दिए गए थे, तो भाई प्राइस से ऊपर तो कोई बेच नहीं सकता था। तो व्यापारी को इसमें क्या होता था, या तो लॉस होता था या उसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट छोटा हो जाता था। दोनों ही सूरत व्यापारी को मंजूर नहीं। तो व्यापारी क्या करने लग गए, व्यापारियों ने तौल में मारना शुरू कर दिया कि ठीक है 1 किलो गेहूं हमको 40 रुपए में देना है, लेकिन हम तराजू के बाट के वजन को थोड़ा कम ज्यादा करके उस 1 किलो को 1 किलो से 250 ग्राम कम कर दें। 750 ग्राम ही तौल के देंगे, देखने में लगेगा 1 किलो। तो इस तरह 250 ग्राम जो है हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा। ये एक्स्ट्रा बचते 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 जो बचेगा, इसको फर्दर और सेल करेंगे तो प्रॉफिट कवर हो जाएगा।
समझ गए मेरी बात आप? कि दुकानदारों ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर हम इस प्राइस से ऊपर नहीं बेच सकते तो हम तोल में मारना शुरू करते हैं, हम प्रॉपर वे करके नहीं देंगे कस्टमर को। अब ये शिकायतें आने लग गई दिल्ली दरबार के अंदर कि यार बाकी सब तो ठीक है, प्राइस कंट्रोल हो गए, लेकिन व्यापारियों ने जो है ऐसे बाट बना लिए हैं, ऐसे वेट्स और मेजर्स बना लिए हैं जो कि एक्चुअली 1 किलो है ही नहीं जो 1 किलो से कम है, लेकिन दिखाई देते 1 किलो के। तो हमको माल कम मिल रहा है, गुड्स कम मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये ऑर्डर्स दिए शाहनाए मंडी को कि भाई हमारी तरफ से, यानी कि सल्तनत की तरफ से 1 किलो कास्ट या 1 किलो से ज्यादा के स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स सबको दिए जाए, सारे दुकानदारों को स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स दिए जाए, और उस सरकारी वेट्स और मेजर के हिसाब से ही तौल कर दिया जाएगा जो भी सामान दिया जाएगा। कोई अपने पर्सनल वेट्स और मेजर्स यूज नहीं करेगा, गवर्नमेंट के बनाए हुए वेट्स और मेजर के हिसाब से ही तौल के देना है। लेकिन अगर उसमें भी कोई तौल में मार रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट सुपरिंटेंडेंट्स क्या करते थे, सुपरवाइजर्स क्या करते थे कि ये लोग छोटे छोटे बच्चों को भेजते थे, यंग एज के लड़कों को भेजते थे सामान लेने के लिए, क्योंकि दुकानदार की नज़र में छोटे बच्चे को बेवकूफ़ बनाना रिलेटिवली आसान होता होगा। और अगर कोई दुकानदार, अच्छा फिर दुकानदार से बच्चा जाता था दुकानदार के पास में, बोलता था अंकल मेरे को 1 किलो गेहूं दे दो। अब वो अंकल ने देखा कि यार ये तो बच्चा है, इसको थोड़ा सा मैं कम टिका देता हूँ, इसको क्या समझ में आएगा, तो उसको कम टिका दिया, सपोज 200 ग्राम कम टिका दिया, 800 ग्राम ही दिया उसको तो ये बच्चा शाहनाए मंडी के पास लेके आता था वो थैली कि ये लो अंकल मैं लेके आ गया बच्चे को थोड़े बहुत पैसे देके भेज देते थे। फिर शाहनाए मंडी उसको तौलते थे अपने स्टैंडर्ड वेट और मेजर के हिसाब से, और फिर जब उनको पता चलता था कि 200 ग्राम कम है तो फिर उस दुकानदार को बुलाया जाता था कि भैया किसके यहाँ से सामान लिया था, जाओ बुला के लाओ। तो फिर वो दुकानदार को बुला के लाया जाता था, और जितना उसने कम तोला था, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 200 ग्राम कम तोला था, तो उसकी बॉडी में से 200 ग्राम मांस काट के निकाल लिया जाता था, है ना। हाँ, ये काटा हुआ मांस ऐसा नहीं कि वो गेहूं वाले को दे दिया जाता था, ये पनिशमेंट होती थी कि तुमने 200 ग्राम कम तोला ना, अब ठीक है तुम्हारी बॉडी में से 200 ग्राम मांस का टुकड़ा काट के निकाल लिया जाएगा, जहां पर भी होगा वहां से काट के निकाल लिया जाएगा। तो समझ गए आप ये मार्केट रेगुलेशन कितने स्ट्रिक्ट थे। और जो मैंने ये लिखा है वर्ड ब्रूटली, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने तौल में कम मारा तो जितना भी कम मारा, 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम मार लो, जितना मारना है उतना मांस तुम्हारी बॉडी में से काट के निकाल लिया जाएगा। अब ये जो है ऐसी चीज हो गई कि दुकानदार घबरा गए बेचारे, और हो भी क्यों ना यार, कौन चाहेगा कि उसकी बॉडी में से 100 200 ग्राम मांस काट के निकाल लिया जाए, है ना। हील होने में बेचारे को कितना टाइम लग जाएगा। तो अब होता ये था कि दुकानदार जब आते थे तो पहली बार तो वो ये करते थे कि स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर के हिसाब से ही तोल के देते थे, और अपनी तरफ से 50 ग्राम ज़्यादा डाल देते थे कि भैया कम ना निकल जाए, कहीं गलती से भी कम ना निकल जाए, वरना 50 ग्राम भी निकाल लिया बॉडी में से तो नुकसान ही हुआ ना अपना। तो इसीलिए ये एक ऐसा तरीका था, ब्रूटल पनिशमेंट के साथ बैक्ड था ये मार्केट रिफॉर्म और यही वजह है कि मार्केट रिफॉर्म जो है बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, बहुत सक्सेसफुल हुआ मार्केट रिफॉर्म अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। अब अपन उस पॉइंट पे आते हैं कि 4,75,000 की फौज जो थी उससे कैसे जुड़ा हुआ था मार्केट रिफॉर्म। देखिए क्या होता था, अलाउद्दीन खिलजी की फोर्सेस जो होती थी या तो दिल्ली में रुकी हुई होती थी, या फिर उसकी फोर्सेस एम्पायर के अलग अलग हिस्से में मिलिट्री एक्सपीडिशंस के लिए गई हुई होती थी। लाइफ लॉन्ग इसके मिलिट्री एक्सपीडिशंस चले ही ना, जब से रूलर बना था तब से लेके 1312 तक इसके मिलिट्री एक्सपीडिशंस चलते ही रहे थे। आखिरी के 4 साल में इसके मिलिट्री एक्सपीडिशंस कुछ कम हुए थे। तो एज ए रूलर इसकी पूरी लाइफ में मिलिट्री एक्सपीडिशंस चलते रहे। अब होता यह था कि जो फौज मिलिट्री एक्सपीडिशंस के लिए जाती थी, सारी की सारी 4,75,000 की फोर्स तो जा नहीं सकती थी मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए। भाई कुछ फोर्स दिल्ली में भी डिप्लॉयड होती थी, कुछ फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर भी डिप्लॉयड होती थी, कुछ टुकड़ियां मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए जाती थी। तो जो टुकड़ियां मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए जाती थी उनको लूट का माल लूटने की छूट होती थी। जैसे सपोज अलाउद्दीन खिलजी के 1 लाख सोल्जर्स गुजरात गए मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए, तो इन 1 लाख सैनिकों को इस बात की छूट होती थी कि गुजरात में वो जीत हासिल होने के बाद में गुजरात के गांवों में, गुजरात के शहरों में जाके अपनी मर्जी से लूटपाट कर सकते थे, जो चाहे लूट ले, इंसानों को लूट ले, किसी के घर से सामान लूट ले, कुछ भी लूट सकते थे, उनको छूट होती थी, लूट की छूट। अब होता यह था कि ये जितना भी लूट का माल सैनिक लेके आता था इसका 4/5 हिस्सा वो खुद रख लेता था, सॉरी इसका 4/5 हिस्सा वो सुल्तान को दे देता था, और 1/5 हिस्सा उसको रखने दिया जाता था। 4/5 पार्ट ऑफ द वॉर बूटी वॉज टू बी गिवन टू द सल्तनत एंड 1/5 ऑफ द वॉर बूटी वॉज टू बी केप्ट बाय द सोल्जर। तो इस तरह से होता यह था कि हर इंडिविजुअल सोल्जर जो अलाउद्दीन की तरफ से किसी मिलिट्री एक्सपीडिशन पे जाता था खूब अमीर होके आता था, खूब अमीर होके आता था,
क्योंकि वो बहुत सारा माल लूट लेता था, उसका 4/5 हिस्सा अगर वो दे भी देता था सल्तनत को, तो 1/5 हिस्सा भी उसका बहुत होता था। ऐसे में उस सैनिक को जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे गया है, सैलरी की परवाह ही नहीं होती थी। जैसे बहुत सारे करप्ट ऑफिसर्स होते हैं ना, जो कि दुनिया के सभी कंट्रीज में मिलते हैं, अकेले हमारी कंट्रीज में नहीं, पूरी दुनिया में करप्शन है। और ऐसे करप्ट ऑफिसर्स आपने देखा होगा कि उन्हें सैलरी से कोई मतलब ही नहीं होता, उनको फील्ड पे इतनी इनकम हो जाती है कि उनकी सैलरी तो ये अकाउंट में बड़ी बड़ी बढ़ती रहती है। वैसे ही इन सोल्जर्स के साथ भी होता था, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था कि दिल्ली सल्तनत इनको कितनी सैलरी दे रही, क्योंकि इनको मिलिट्री एक्सपेडिशन से खूब लूट का माल हासिल होता था। लेकिन जो टुकड़ियां दिल्ली में बैठी हुई रहती थी, जो किसी मिलिट्री एक्सपेडिशन पे नहीं जा रही होती थी, उन टुकड़ियों को सैलरी ही, उन टुकड़ियों के लिए सैलरी ही सब कुछ होती थी। और फिर आपने पढ़ा होगा कि इन्फ्लेशन नाम की भी कोई चीज होती है, जिसको हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं, यानी कि चीजों के दामों का बढ़ना वक्त के साथ में। आपने खुद इस बात को नोटिस किया होगा कि आज से 10 साल पहले जो चीज जिस दाम की थी, अब उसके दाम बढ़ गए हैं। तो ये लगातार होता है, हर युग में होता है। अब अलाउद्दीन का ये सोचना था कि अगर दिल्ली में इसी तरह प्राइजेस बढ़ते रहे चीज़ों के, तो मुझे सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी। अब बढ़ी हुई सैलरी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ दिल्ली में बैठे सैनिकों को मैं ज़्यादा सैलरी दूंगा, बाकी को कम दूंगा। सैलरी सबके लिए बढ़ानी पड़ेगी। और 4,75,000 के लिए 1 रुपए से भी सैलरी उसने बढ़ाई तो 4,75,000 हो जाती। तो अलाउद्दीन इस बात को लेकर शुरू से ही बहुत क्लियर था कि मुझे सैलरी नहीं बढ़ानी। अब सैलरी सैनिकों की नहीं बढ़ानी है तो कैसे नहीं बढ़ाऊं? तो भाई दिल्ली के अंदर कीमतें बढ़े ही ना। जो सैनिक दिल्ली के बाहर एक्सपीडिशन पे गए हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसे ही बहुत लूट का माल हासिल कर रहे हैं। जो सैनिक दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, अगर महंगाई ना बढ़े, दिल्ली के अंदर चीजों के दाम ना बढ़े, तो उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ानी पड़ेगी और इस तरह से खजाने के ऊपर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एब्सोल्यूट पावर का यूज करते हुए मार्केट रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया और मार्केट में कमोडिटीज के प्राइस को कंप्लीटली फिक्स कर दिया, जिससे कि दिल्ली में इन्फ्लेशन रुक गया। जब तक अलाउद्दीन खिलजी था तब तक दिल्ली में चीजों के दाम ही बढ़ने बंद हो गए। अब दाम बढ़ने बंद हो गए तो सोल्जर मांग ही नहीं सकता कि मेरी सैलरी को बढ़ाओ। क्यों बढ़ाए साहब, चीजों के दाम तो हमने बढ़ने से रोक दिए, तो ठीक है, जो सैलरी मिल रही है उसमें सेटिस्फाइड है। तो इसीलिए ये मार्केट रिफॉर्म्स जो थे, बेसिकली ये 4,75,000 की फौज को मेंटेन करने के लिए बनाए गए रिफॉर्म थे। लेकिन दिल्ली में रहने वाली जो आम प्रजा थी उनके ऊपर भी ये लागू होते थे, यानी कि दिल्ली में रहने वाला कोई आम बाशिंदा भी उसी दाम में उस वस्तु को खरीद सकता था जिस दाम में उस वस्तु को कोई सैनिक खरीद रहा होता था। ये मार्केट रिफॉर्म बनाए तो फौज के लिए गए थे, लेकिन इससे दिल्ली के जो आम लोग थे वो भी बेनिफिटेड हो गए थे। ऐसा इंटेंशन नहीं था अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन दिल्ली के आम लोग भी इससे बेनिफिट हो गए थे। उम्मीद है कि आपको ये मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी समझ में आ गया होगा। 30 सेकंड में अगर कोई इससे रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर अच्छा डाउट होगा तो मैं एड्रेस करूंगा उसको। पिंकी चौहान बोल रहे कि एक चीज़ है जिसका दाम नहीं बढ़ा, वो है पार्ले जी बिस्किट, और तो सब महंगा हो गया। अच्छा, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। पर मेरे ख्याल से उसका साइज छोटा हो गया है। पहले उस दाम में जो बिस्किट मिलता था, अब वो शायद कम हो गया है, मतलब कि तौल में मारना शुरू कर दिया दुकानदारों ने। मिलिट्री एक्सपीडिशन का मतलब पूछ रहे हो हंसी का आप? मिलिट्री एक्सपीडिशन मतलब फौजी अभियान, जब फौज किसी लड़ाई पे जाती है तो उसको मिलिट्री एक्सपीडिशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले रिफॉर्म्स के ऊपर। ये तो हो गया मार्केट रिफॉर्म की बात, और मार्केट रिफॉर्म का क्या रेलेवेंस था वो भी अपन ने समझ लिया। अब अदर रिफॉर्म की बात करते, तो अदर रिफॉर्म में सबसे पहला रिफॉर्म है दाग। दाग रिफॉर्म बोल लेते हैं इसको अपन। इसको कहते हैं इंग्लिश में ब्रांडिंग, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। अब देखो, ये जो दाग था, ये वो वाला दाग नहीं है जो कपड़े पे लग जाता है। ये वो वाला दाग, ये दाग नहीं है। ये ग के नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है तो ये दाग हो जाता है। और ये जो होता है, जैसे गरम गरम लोहे से चमड़ी को दाग देना, ये वो वाला दाग है। तो ये जो दाग है ना, ये रिफॉर्म क्या था, इसको हम देखते हैं। मांस कैसे काटते काटते थे, अब ये मैं कैसे बताऊं मांस कैसे काटते थे? ठीक है, अच्छा छोड़िए। हम दाग रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। दरअसल जैसे कि मैंने अब यहाँ पे आगे लिखा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस का मतलब ये नहीं कि किसी हॉर्स को नाइकी का बना दिया, किसी को एडिडास का बना दिया। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस का मतलब है कि हर घोड़े को एक खास पहचान दे दी गई। जैसे आपको आधार कार्ड दे दिया गया ना, आपकी यूनिक आइडेंटिटी, वैसे हर घोड़े को एक यूनिक आइडेंटिटी दी गई थी फौज के अंदर। अब ये इसकी भी स्टोरी है, इसको समझाने के लिए भी, एक लाइन को समझाने के लिए भी मेरे को टाइम लेना पड़ेगा आपका। अब देखो क्या होता था पुराने टाइम में, इल्तुतमिश के टाइम में या बलबन के वक्त में,
या इवन उससे पहले जो हिंदू राजा वगैरह होते थे, वो हिंदू राजा जो होते थे उनकी आर्मी तो सामंतों की आर्मी होती थी, तो वो तो अपने सामंतों के ऊपर डिपेंड होते थे। लेकिन जो इल्तुतमिश था उसने एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई थी ना बड़ी, तो उनको वहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस हुई। अब जैसे सेंट्रलाइज्ड आर्मी बना ली 2 लाख की। अब 2 लाख की आर्मी में से आप समझ लो 1,20,000 तो घुड़सवार होते थे। अब 1,20,000 घुड़सवार है, मतलब 1,20,000 घोड़े भी होने चाहिए कम से कम। एक घोड़े के ऊपर एक आदमी तो बैठेगा ना। है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक घोड़े के ऊपर 2 लोग बैठ के लड़ लेंगे, एक उल्टा बैठ गया एक सीधा बैठ गया और दोनों लड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता था। एक घोड़े के ऊपर एक सवार होता था। तो 1,20,000 की अगर घुड़सवार फौज है, कैवलरी है, तो 1,20,000 घोड़े भी होने चाहिए। क्या होता था कि सल्तनत जो होती थी इतने सारे घोड़े एक साथ अरेंज नहीं कर पाती थी। 1,20,000 घोड़े बहुत होते हैं, उनको मेंटेन कर सकती थी सल्तनत, लेकिन उसके पास अवेलेबल नहीं होते थे। कभी 70,000 घोड़े अवेलेबल हो जाते थे, कभी 90,000 घोड़े अवेलेबल हो जाते थे, लेकिन 20, 25, 30,000 घोड़ों की कमी रह ही जाती थी। अब सपोज अगर मैं एक कैवलरी सोल्जर हूँ, मैं घुड़सवार सोल्जर हूँ, मुझे घोड़े के ऊपर बैठ के लड़ना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मेरे पास घोड़ा ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? बैल के ऊपर बैठ के लड़ लूं, कि अपने सैनिक को बोलूं कि तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के लड़ लूंगा? ऐसा हो नहीं सकता था। तो ऐसे में सल्तनत क्या करती थी, घोड़े किराए पे लेती थी। घोड़ों को क्या करती थी, वो किराए पे ले लेती थी। अब वो किराए पे कैसे ले लेती थी घोड़ों को? जैसे कि आप सोल्जर हो, है ना, आपके पास घोड़ा है और आपके पास 3 घोड़े हैं। सपोज बहुत सारे नाम है यहाँ पे, मोहित सिंह का एग्जाम्पल अपन लेते हैं। मोहित सिंह, सपोज मोहित सिंह के पास में 3 घोड़े, तो मोहित सिंह से एक घोड़ा तो मोहित सिंह चलाएंगे, है ना। अब 2 घोड़े उनके पास एक्स्ट्रा है, तो सल्तनत ने उनसे कांटेक्ट किया कि यार मोहित सिंह, आप 2 घोड़े हमको किराए पे दे दो। जैसे आजकल गाड़ी अटैच करते हैं ना सरकारी डिपार्टमेंट्स में, तो वैसे ही मोहित सिंह साहब से कहा गया कि आप 2 घोड़े अटैच कर दो फौज के अंदर। ठीक है साहब, मोहित ने बोला बहुत बढ़िया, उसका किराया मोहित को दिया जाएगा। तो मोहित जी ने क्या किया कि 2 घोड़े अटैच कर दिए। अब वो 2 घोड़ों का किराया मोहित जी को मिल रहा है, लेकिन मोहित जी के मन में आ गया लालच, और मोहित जी ने जो घोड़ों का सुपरवाइजर था, जो घोड़ों का अकाउंट्स रखता था कि भाई कितने घोड़े अटैच किए, उससे बात करी, है ना, उससे बात करी और उसको कहा कि यार चलो ना थोड़ा पैसा कमाते हैं। बोले कैसे? मोहित जी ने कहा कि देखो मैंने 2 घोड़े अटैच किए हैं, तुम 3 शो कर दो उसको। कौन देखने आ रहा है कि मैंने 2 किए 3 किए? तुम 3 शो कर दो कि मोहित सिंह ने 3 घोड़े अटैच किए, और जो एक घोड़े का एक्स्ट्रा पैसा अपने को मिलेगा किराए के रूप में, वो अपन आधा आधा बांट लेंगे। बढ़िया है यार, सुपरवाइजर ने, घोड़ों के सुपरवाइजर ने बोला बढ़िया आइडिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कर लेते हैं ये काम। तब एक मोहित जी ने 2 ही घोड़े अटैच किए, लेकिन शो कर दिए 3 घोड़े, और एक घोड़े का एक्स्ट्रा पैसा उनको मिल रहा है। अब ये बात जो है टॉम क्रूज को भी पता चल गई। यहाँ पे बहुत हंस रहे हैं। टॉम क्रूज ने बोला कि यार मैं भी, मेरे पास भी एक घोड़ा है, मैं एक घोड़ा अटैच कर देता हूँ, एक और एक्स्ट्रा शो कर दूंगा। तो इस तरह से क्या किया कि जितने भी नाम यहाँ दिख रहे हैं सभी ने ये काम करना शुरू कर दिया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बुरा मत मानना। और सबने क्या किया, बहुत सारों ने ऐसा किया कि एक घोड़ा लगाया 2 शो कर दिए, 2 घोड़े लगाए 3 शो कर दिए, जो एक्स्ट्रा एक घोड़े का मिल रहा है पैसा वो सुपरवाइजिंग ऑफिसर के साथ बांट के कुछ खुद भी रख लिया। तो ये करप्शन चालू हो गया। क्यों? क्योंकि घोड़ों का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता था। आप घोड़े को शक्ल से थोड़ी पहचान सकते हो, इंसान को पहचान सकते हो शक्ल से, घोड़े को थोड़ी पहचान सकते हो। अच्छा, पहचान भी तब सकते हो जब आप किसी घोड़े के साथ दिन रात रहते हो, तो शायद उसको पहचान भी लो शक्ल से आप। लेकिन इन घोड़ों को इंस्पेक्ट करने वाले जो ऑफिसर्स आते थे, तो बेचारे कभी कभी आते थे, उनको थोड़ी पता था कि ये बादल है और ये कुछ और घोड़ा है, ये ऐसा थोड़ी हो सकता था। तो अब जैसे मोहित सिंह जो थे, उन्होंने 3 घोड़े अटैच किए थे, एक काला घोड़ा, एक सफ़ेद घोड़ा, एक लाल घोड़ा। तो अब देखने आए कि भैया कहाँ है मोहित सिंह के 3 घोड़े दिखाओ। तो एक सफ़ेद और एक काला तो मोहित सिंह का दिखा दिया घोड़ा, एक लाल घोड़ा किसी और का ला के दिखा दिया कि ये रहा लाल घोड़ा मोहित सिंह का। अच्छा अच्छा ठीक है। तो इस तरह से क्या करते थे, बेवकूफ़ बना देते थे इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स को। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा घोड़े जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जिनके नाम का पैसा जा रहा होता था, ये बोझ सल्तनत के खजाने पे पड़ता था। और इस बोझ को कम करने के लिए इस करप्शन की एक्टिविटी को दूर करना बहुत जरूरी था। अब इस करप्शन की एक्टिविटी को दूर करने का उपाय जो अलाउद्दीन खिलजी के मिनिस्टर्स ने उसको बताया, या उसके दिमाग की उपज था ये, वो ये था कि हर घोड़े की बॉडी के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क बना दिया जाए। उसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क को दाग कहा जाता था। उसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क को क्या कहते थे? दाग। तो घोड़े के ऊपर दाग बना दिया उन्होंने। सपोज क्रॉस में, किसी घोड़े के ऊपर क्रॉस में बना दिया, किसी घोड़े के ऊपर प्लस में बना दिया, किसी घोड़े के ऊपर 4 क्रॉस बना दिए, और फर्दर ऑन इस तरह से मार्किंग कर दी जाती थी। तो अब मोहित सिंह जी ने जो घोड़ा अटैच किया, तो 2 घोड़े अटैच किए ना, तो उनके 2 मार्क बनते थे, और ये मार्क रजिस्टर्ड हो जाते थे। इन्होंने 2 घोड़े अटैच किए हैं और इन 2 घोड़ों के ये मार्क हैं। और अगर ये तीसरा घोड़ा क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने अटैच किया, तो उसका क्या मार्क है बताओ, और उस मार्क का घोड़ा ढूंढ के दिखाओ। तो अब करप्शन करना संभव नहीं रह गया था। इस तरह से खजाने, जो शाही खजाना था, उस शाही खजाने के ऊपर जो नुकसान हो रहा था, उसके ऊपर जो फालतू का बोझ लग रहा था, वो खत्म कर दिया इस सिस्टम से, जिसको बोलते हैं दाग रिफॉर्म, यानी कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। समझ गए ये वाला मुद्दा? ये समझ गए पॉइंट? अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो।
ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले रिफॉर्म पे आते हैं, उसको बोलते हैं हुलिया, हुलिया रिफॉर्म, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रोफाइलिंग ऑफ, प्रोफाइलिंग ऑफ द सोल्जर्स। अब ये जो था ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था, ये भी मिलिट्री रिफॉर्म था। देखो अलाउद्दीन खिलजी का हर रिफॉर्म कहीं ना कहीं जाके मिलिट्री से ही जुड़ रहा है, ये भी एक मिलिट्री रिफॉर्म था, प्रोफाइलिंग ऑफ द सोल्जर्स, या फिर जिसको हमने कहा है हुलिया सिस्टम, या फिर इसको चेहरा सिस्टम भी बोलते हैं। इसको हुलिया भी बोलते थे, इसको चेहरा सिस्टम भी बोलते थे, या चेहरा रिफॉर्म भी बोलते थे। अब इसमें क्या होता था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें मोटिवेशन देने के लिए ये रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। अब इस रिफॉर्म में होता क्या था, इस रिफॉर्म में ये होता था कि सपोज आपने आर्मी ज्वाइन करी, है ना, तो दिल्ली की सल्तनत की फौज आपने ज्वाइन करी, तो आप एज अ सोल्जर आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तब इस रिकॉर्ड के अंदर आपका पूरा हुलिया बनाया जाएगा, आपका बच्चे हुलिया बनाया जाएगा, का मतलब ये था कि आपकी पेंटिंग नहीं की जाएगी, हुलिया का मतलब था भाई आपकी कदकाठी क्या है वो लिखी जाएगी, है ना, थोड़े बहुत आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी पे हैं वो बताए जाएंगे, तो एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि भाई ये सैनिक है। फिर उसके साथ ही साथ उस प्रोफाइल के अंदर ये लिखा जाएगा कि भाई आप एक सोल्जर की तरह क्या हो, क्या आप इन्फेंट्री मैन हो, या आप घोड़ा चलाते हो, या आप कुछ और हो, तो ये लिखा जाएगा कि भाई कैवलरी मैन है या इन्फेंट्री मैन है। तीसरी चीज़ ये लिखी जाएगी यहाँ पे कि भाई आप जो है कौन सा वेपन चलाते हो, भाला चलाते हो कि तलवार चलाते हो। तीसरी चीज़ ये लिखी जाएगी आपका एक्सपीरियंस कितना है, नए नए रिक्रूट हुए हो या फिर कुछ साल हो गए हैं। चौथा ये लिखा जाएगा कितनी लड़ाइयाँ लड़ चुके हो। और पांचवा ये लिखा जाएगा कि उन लड़ाइयों में कितने गैलेंट्री के एक्शंस आपने किए हैं। और जिसका प्रोफाइल सबसे अच्छा होगा, जिसका प्रोफाइल जितना अच्छा होगा उसकी सैलरी उतनी अच्छी होगी। तो ये एक ऐसा सिस्टम था जो वन रैंक वन सैलरी से अलग था। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी की फौज में बहुत सारे लोगों को इस बात की आपत्ति थी कि कई नए लड़के आ जाते हैं उस रैंक के ऊपर, और उनको भी उतनी सैलरी मिलती जितनी कि उनके सीनियर को मिलती है उसी रैंक पे, भले ही सीनियर ने कई लड़ाइयाँ लड़ी है और कई लड़ाइयों में गैलेंट एक्शंस किए हैं, तो भी उसकी सैलरी उतनी है जितनी कि किसी नए रंगरूट की सैलरी है। ऐसे में जो सीनियर सोल्जर्स होते थे या जो ज़्यादा स्किलफुल सोल्जर्स होते थे, उनके मन में थॉट आता था कि हम क्यों अपनी जान की बाजी लगाएं जब सैलरी हमको उतनी मिलनी है जितनी कि इसको मिलनी है। तो ये डिससेटिस्फैक्शन ना आए दिल्ली की फौज के अंदर, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि सैलरीज जो थी सबकी ऐसी तय करी जैसा कि उनका परफॉर्मेंस और उनकी स्किल होगी। यानी कि इन्होंने सोल्जरिंग के काम को इंसेंटिव बेस्ड बना दिया था कि भाई जितना अच्छा आप लड़ोगे, जितना अच्छा आप करोगे, उतना ज्यादा आप अर्न करोगे। इससे इनकी आर्मी का उत्साह बढ़ गया था, लड़ने की कुव्वत बढ़ गई थी, अपनी स्किल्स को लगातार ये लोग पॉलिश करते रहते थे, और ये वजह है एक बड़ी कि अलाउद्दीन की फौज ने इतनी सक्सेस को अचीव किया था। आज भी हम अपनी सेना के अंदर भी देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो सैनिक राष्ट्रीय राइफल्स में सर्व करते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी की ऑपरेशंस करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। जो सियाचिन में सर्व करते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। तो ये आज भी ये चीज़ें मैटर करती है कि जो सैनिक ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, जो सैनिक ज़्यादा खतरनाक माहौल के अंदर है, उसका सरकार आज भी ध्यान रखती है। और एक अच्छा सिस्टम था सोल्जरिंग को इंसेंटिव बेस्ड, सोल्जरिंग के जॉब को इंसेंटिव बेस्ड बनाना। ठीक है, ये समझ गए हुलिया रिफॉर्म क्या था और दाग रिफॉर्म क्या था, है ना। तो ये वो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप ये दो रिफॉर्म्स के बारे में। अब अलाउद्दीन खिलजी के हम प्रोहिबिटरी मेजर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ प्रोहिबिशंस लगा दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा इंसान था जो इनसिक्योरिटी की भावना से ग्रसित था, और अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि अनईजी लाइज द हेड विच होल्ड्स द क्राउन। जिस सर के ऊपर ताज होता है ना, वो सर कभी आराम से नहीं रह सकता। और अलाउद्दीन खिलजी के सर पे तो दिल्ली सल्तनत का ताज था, जो दिल्ली सल्तनत के ताज ऐसा ताज था जिसके ऊपर जितने कांटे होते थे नीचे भी उतने ही कांटे होते थे। ये ताज को पहनना आसान नहीं था दिल्ली सल्तनत के। और ये एक ऐसा दिल्ली सल्तनत के अंदर एक ऐसी पॉलिटिक्स होती थी कि यहाँ पे प्राइमोजेनिचर का लॉ कभी भी नहीं चलता था। प्राइमोजेनिचर क्या होता है ये पता है आपको, किसी को पता है प्राइमोजेनिचर? किसी को पता है प्राइमोजेनिचर क्या होता है? लिख के बताओ क्या होता है प्राइमोजेनिचर। ठीक है, किसी को भी नहीं पता प्राइमोजेनिचर क्या होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, याद रखना हमेशा इसको क्योंकि बुक्स में वर्ड मिलता रहता है। तो प्राइमोजेनिचर है, होता है सक्सेशन बाय एल्डेस्ट सन। जो ज्यादातर भारत के अंदर हिंदू किंगडम्स हुआ करते थे, दिल्ली सल्तनत के दौर में भी और दिल्ली सल्तनत से पहले भी,
इनमें ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन इनमें इनमें ज़्यादातर जो नियम चलता था सक्सेशन का, वो होता था सक्सेशन बाय द एल्डेस्ट सन। यानी कि राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता था वो राजा को सक्सीड करता था और उसको जनरली कोई अपोज नहीं करता था। हालांकि हम इतिहास में देख चुके हैं कि प्राइमोजेनिचर के लॉ का भारत में भी बहुत ज़्यादा वायलेशन हुआ है। हरियंक डायनेस्टी जब हमने पढ़ी थी मगध के राइज के वक्त, तब भी ये बात देखी थी कि अजातशत्रु ने अपने फादर की हत्या करके थ्रोन को ऑक्यूपाई किया था, जबकि वो सबसे बड़ा बेटा नहीं था। उसके बाद भी हमने कई जगह देखा कि वृहद्रथ को मारा पुष्यमित्र शुंग ने और डायनेस्टी ही बदल दी थी। लेकिन भारत के इतिहास में इस तरह की चीजें रिलेटिवली कम होती थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में इस तरह की चीजें बहुत फ्रीक्वेंट होती थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के कल्चर में प्राइमोजेनिचर के लॉ को फॉलो ही नहीं किया जाता था। यहां पर ऐसा सिस्टम था कि रूलर वो बनेगा जो सबसे स्ट्रांगेस्ट होगा, जो सबसे फिट होगा, वो हासिल कर लेगा, जिसमें दम होगा वो थ्रोन को हासिल कर लेगा। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने भी, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के बड़े भाई का बेटा था, है ना, मतलब ताऊ जी का बेटा था वो। तो वो कोई बड़ा बेटा तो था नहीं जलालुद्दीन खिलजी का, लेकिन उसके पास में ताकत थी, दिमाग था, एम्बिशन था, हिम्मत थी, तो उसने जलालुद्दीन खिलजी को मार के थ्रोन ऑक्यूपाई कर लिया। ऐसा भी तो हो सकता था कि अलाउद्दीन खिलजी को मार के कोई ऑक्यूपाई कर लेता ये। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो किया था उस बात का डर उसको भी था कि यार जो मैंने किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ में, वो मेरे साथ भी तो कोई कर सकता है। और इसीलिए यही बात अलाउद्दीन खिलजी को की इनसिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती थी। लेकिन इस इनसिक्योरिटी से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ मेजर्स लिए थे। उन्हीं मेजर्स को अलाउद्दीन खिलजी के प्रोहिबिटरी मेजर्स के तौर पे हम याद रखते हैं। अब ये प्रोहिबिटरी मेजर्स क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सारे, भाई कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी को भरोसा था कि यार ये मेरे अपने, ये मेरा नुकसान नहीं करेंगे, ये मेरे लिए वफादार रहेंगे। ऐसे जो मिनिस्टर्स थे, दरबारी थे, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने बुलाया और उनको अलाउद्दीन खिलजी ने बुला के कहा कि बैठो यार, और सोचो यार कि मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। अपने को उस कॉन्स्पिरेसी को शुरू होने से पहले ही खत्म करना है। तो बैठो और सोचो और मुझे बताओ कि कॉन्स्पिरेसी कैसे हो सकती। तो सबने बातें करी, ग्रुप डिस्कशन हुआ उनका, जीडी हुआ उनका, और ग्रुप डिस्कशन के बाद एक कंक्लूजन निकला कि भाई ये जो कॉन्स्पिरेसी होती है ना, ये कॉन्स्पिरेसी करने वाले जनरली अपने ही दरबार के लोग होते हैं। और तो सड़क चलते तो किसी में दम होता नहीं है कि वो अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट आके कॉन्स्पिरेसी कर ले। दरबार के ही लोग होते हैं जो जनरली इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और वो भी तब करते हैं जबकि वो आपस में रिलेटिव्स बन जाते हैं। मतलब कि सपोज कि एक है कमांडर एक्स और एक है कमांडर वाई, दोनों बड़ी ताकत रखते हैं, और एक का लड़का है एक की लड़की है। तो कमांडर एक्स के लड़के की शादी कमांडर वाई की लड़की की शादी के साथ में शादी हो गई दोनों के साथ में। अब एक्स और वाई बन गए एक दूसरे के रिश्तेदार, दोस्ती को उन्होंने रिश्तेदारी में बदल दिया। अब जब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदली तो कमांडर एक्स की रिसोर्सेज और ट्रूप्स और कमांडर वाई की रिसोर्सेज और ट्रूप्स ये मिल गए, तो ये बन गया बहुत स्ट्रांग गुट, बहुत स्ट्रांग कोएलिशन बन गया। और ये स्ट्रांग कोएलिशन सुल्तान तक को चैलेंज कर सकता है। तो सुल्तान को पहली बात समझ में आई कि अगर मेरे नोबलमैन, मेरे कमांडर्स अपने बच्चे बच्चियों की शादी आपस में कर देते हैं और जुड़ जाते हैं तो बहुत मजबूत बन जाते हैं, और तब मेरे खिलाफ बगावत की जा सकती है। तो पहला प्रोहिबिटरी मेजर उसने ये लिया कि prohibited he prohibited the marriages between children of his noblemen without his permission। यानी कि इसकी परमिशन की बिना नहीं, अगर किसी नोबलमैन को अपने बच्चे बच्चियों की शादी करवानी है तो पहले पूछना पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी से कि दो कुंडली लेके आए हैं आपके पास, इनको मिला दें। फिर अलाउद्दीन खिलजी देखेंगे उनकी कुंडली, पॉलिटिकली देखेंगे वो कुंडली, है ना, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं देखेंगे। वो देखेंगे कि यार इनके बच्चे बच्ची की शादी होने से ये दोनों मेरे अगेंस्ट बगावत कर सकते हैं क्या या नहीं कर सकते। अगर उसको लगेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बगावत बगावत नहीं हो सकती, तो वो बोल देगा कि ठीक है कर लो शादी। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट होगा कि नहीं यार ये दो ताकतवर नोबल मैन आपस में मिल गए तो मेरा नुकसान कर सकते हैं, तो वो उस शादी को कैंसिल कर देगा कि नहीं, अपनी लड़की के लिए कोई और लड़का ढूंढ लो, और नहीं मिले तो मैं हुई सही। सिमिलरली लड़के को भी बोल देगा वो। तो ये हो गया पहला प्रोहिबिशन। दूसरा प्रोहिबिशन, दूसरा प्रोहिबिशन ये होगा कि अच्छा अलाउद्दीन ने बोला चलो ये तो हो गया, लेकिन और भी कोई तरीके होंगे जिससे मेरे अगेंस्ट बगावत हो सकती हो, और ग्रुप डिस्कशन करो और सोचो, और ग्रुप डिस्कशन हुआ और जीडी हुआ। उस जीडी के बाद और कंक्लूजन निकल के आया। अब इस बार कंक्लूजन निकल के आया कि भाई एक और तरीका है जिससे बगावतें हो जाया करती। बोले साहब कैसे होती? तो होता ये है, नोबलमैन ने बोला, इनके वफादार नोबलमैन ने इनको बोला कि सुल्तान कभी कभी क्या है, हमारे जो कमांडर और नोबलमैन है ना, ये दावतें रखते हैं,
ये क्या करते हैं, दावतें, फीस्ट रखते हैं। और जो ये फीस्ट रखते हैं तो वहाँ ये सब लोग मिलते हैं, वहाँ पे खाना भी चलता है, वहाँ पे पीना भी चलता है। और इस खाने पीने के दौरान ही कई बार मंसूबे बन जाते हैं, कई बार कॉन्स्पिरेसीज हो जाती है कि वो बात जो ये दरबार में नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के घरों में एक दूसरे से कर लेते हैं। अच्छा, मतलब कि दावतों में भी हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज बन जाया करती है। चलो ठीक है, एक और प्रोहिबिटरी मेजर जो है वो लेंगे। और दूसरा प्रोहिबिटरी मेजर क्या था, प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड द कमांडर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग पीस विदाउट हिज परमिशन। इसकी परमिशन के बिना कोई नोबलमैन फीस्ट या दावत नहीं दे सकता था, और आज की लैंग्वेज में बोले तो पार्टी नहीं दे सकता था। कि अगर पार्टी देनी, अगर आप एक कमांडर हो तो आप अगर पार्टी दे रहे हो तो आपको अलाउद्दीन को बताना पड़ेगा कि सुल्तान कल मेरे यहाँ शाम को 4 बजे से पार्टी है। अब सुल्तान को ये बताएंगे कि मेरे यहाँ पे कल 4 बजे से पार्टी है, तो क्या सुल्तान को नहीं बुलाएंगे, बुलाना ही पड़ेगा, और सुल्तान आपको भी आना पड़ेगा। और सुल्तान बिल्कुल आते थे कि ठीक है बिल्कुल आएंगे कल पार्टी में तुम्हारे यहाँ पे। अब सुल्तान आके बैठेगा पार्टी में तो कहाँ से होगी कॉन्स्पिरेसी, तो या तो सुल्तान मना कर देगा कि नहीं कोई पार्टी नहीं होगी कल, और या फिर अगर पार्टी होगी तो सुल्तान भी आएंगे, और सुल्तान भी आके बैठेंगे तो फिर तो हो गई कॉन्स्पिरेसी। तो इसीलिए उसने अपनी परमिशन के बिना किसी भी तरह की दावत को करने से इनकार करवा दिया। लेकिन उसने अपने नोबलमैन को कहा कि और सोचो मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कैसे हो सकती, और जीडी करो, और ज्यादा जीडी करो। तो नोबलमैन ने बोला साहब इतना जीडी तो एसएसबी में भी नहीं होता, आप हमसे करवा रहे हो, पर ठीक है अब करना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि ये और ग्रुप डिस्कशन करते हैं और मंत्रणा करते हैं, और मंत्रणा करने के बाद में एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि सुल्तान कभी कभी हमारे नोबलमैन पी लेते हैं, शराब पी लेते, ड्रिंक कर लेते, दारू पी लेते हैं, उसके बाद वो अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी समझने लगते हैं। उसके बाद वो अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी ही समझने लगते हैं। वो कहावत है ना, आफ्टर 8 PM आई एम PM, बिल्कुल वो लागू हो जाती सबके ऊपर कि आफ्टर 8 PM आई एम PM। तो उन्होंने बोला कि शराब जो है ना, अगर किसी ने शराब पी ली तो फिर वो फीस्ट दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, फिर उसके बेटे बेटी की शादी हो रही हो या नहीं हो रही हो, फिर वो कभी कभी गुस्से में आके, जोश में आके बगावती हो जाता है। तो शराब भी जो है वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। अलाउद्दीन ने बोला बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ही प्रोहिबिटेड, ने बोला अलाउद्दीन खिलजी ने कि शराब बिकना ही नहीं, प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ लिकर इन दिल्ली। दिल्ली में शराब की बिक्री के ऊपर पाबंदी, क्योंकि दिल्ली में शराब नहीं बिकेगी। अब ये जो था इसका मतलब खुद अलाउद्दीन खिलजी खूब पीता था। अलाउद्दीन खिलजी, अब ये पता नहीं चलता कि जब इसने दिल्ली के अंदर ये शराब की बिक्री को बंद किया था तो क्या इसने खुद भी छोड़ दी थी शराब, या ये खुद अंदर महल के बनवाता था और पीता था, ये नहीं पता। ऐसा ज्यादातर माना जाता है कि इसने भी छोड़ दी थी शराब, है ना। लेकिन फिर भी एक्चुअली ये हुआ था, इसने दिल्ली के अंदर शराब की बिक्री के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे कि दिल्ली में शराब बिकेगी ही नहीं तो कोई पिएगा ही नहीं, और कोई पिएगा ही नहीं तो आफ्टर 8 PM आई एम PM कोई बोलेगा भी नहीं। लेकिन एक्चुअली जो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं, उस वक्त हुआ ये था कि आप सब कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने करवा दिया, सब कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने करवा दिया, वो हुआ भी। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट था जिसकी आगे अलाउद्दीन खिलजी की एक नहीं चली। दिल्ली में जब इसने लिकर के सेल को प्रोहिबिट कराया तो दिल्ली में छुप छुप के शराब बनने लग गई। लोग जो है गली कूचों में बंद दरवाजों के अंदर शराब बनाने लग गए और सीक्रेटली उसको बेचने लग गए। न पीने वाले बाज आए न बेचने वाले बाज आए, ये सब चलता रहा। अलाउद्दीन को इस बात की सूचना भी मिली कि साहब आपने शराब को बैन कर दिया दिल्ली के अंदर, लेकिन सब बिक रही है शराब, तो कोई लोग रह नहीं रहे उसके बिना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये तय किया कि पनिशमेंट दी जाएगी, कठोर पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन उसके नोबलमैन ने समझाया कि साहब अब बगावत हो जाएगी आपके अगेंस्ट, आप शराब पीने से रोक रहे हो लोगों को गुस्सा हो जाएगा, फिर बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इस पॉइंट में थोड़ी सी नरमी बरत दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एंड में ये ऑर्डर दिया था, उसने बोला चलो ठीक है बनाना है शराब बना लो, लेकिन ये खुलेआम नहीं होगा। शराब बनेगी भी चोरी छुपके और बिकेगी भी चोरी छुपके। बिल्कुल ओपनली शराब ना बनेगी ना बिकेगी, अब चोरी छुपके जिसको पीना है पीते रहो, है ना। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जो अलाउद्दीन खिलजी जैसा क्रूअल ब्रूटल सुल्तान भी नहीं लागू कर पाया था, शराब की बिक्री को वो भी नहीं रोक पाया था। लेकिन कोशिश उसने करी थी कि अपने कमांडर्स और अपने नोबलमैन जो थे इनको किसी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए ताकि ये उसके अगेंस्ट रेबेलियन ना करें। ठीक है, तो ये सारे प्रोहिबिटरी आपको समझ में आ गए मेजर्स। अब इसके अलावा ना एक और प्रोहिबिटरी मेजर है जो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसको
जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में जो चौधरी रहा करते थे उनसे बड़ी चिढ़ थी। अभी चिढ़ इसलिए थी क्योंकि सबसे पहली बात तो ये थी कि ये जो चौधरी हुआ करते थे लोग ट्रेडिशनली टैक्स कलेक्टर्स हुआ करते थे। ये गाँव से या बहुत सारे गाँवों से टैक्स कलेक्शन का काम किया करते थे। ये लोग जो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, जितना भी टैक्स ये कलेक्ट करते थे, अच्छा ये जो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे ये अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने से बहुत पहले से किया करते थे। ये जब चौहान तोमर और ये सब डायनेस्टीज हुआ करती थी उससे भी पहले के ज़मानों से ये लोग टैक्स कलेक्शन हेरिडिटरी किया करते आ रहे थे। अब होता ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ये देखता था कि जो चौधरी रहते हैं उत्तर भारत में ये तो बड़े रिच हैं, इनके तो बड़े ठाट बाट है, ये घोड़े से घूमते हैं, बहुत ही कीमती कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, हथियार होते हैं इनके पास में बहुत सारे। तो उसको ये बात एक तो अच्छी नहीं लगती थी, दूसरा उसको इस बात का पूरा पूरा डाउट था कि इतना पैसा चौधरियों ने जो कलेक्ट किया है इसकी वजह ये है कि जो कलेक्ट किया हुआ टैक्स होता है उसका एक हिस्सा ये अपने पास रख लेते हैं हमेशा और पूरा हिस्सा नहीं देते सल्तनत को। तो सबसे पहली चीज ये करी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रोहिबिशन में कि उसने टैक्स कलेक्शन को, चौधरियों से टैक्स कलेक्शन के राइट्स को कंप्लीटली छीन लिया कि अब सरकारी एजेंट्स गांवों से टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो सरकारी एजेंट्स जो सैलरीड होते हैं वो करेंगे टैक्स कलेक्शन का काम, तो चौधरी नहीं करेंगे। दूसरा उसने ये किया कि उसने कहा कि चौधरियों के पास में जितने भी घोड़े हैं वो सारे के सारे घोड़े उनसे जब्त कर लिए जाए, उनसे ले लिए जाए और उन सारे घोड़ों को फौज के अंदर अटैच कर दिया जाए। उसको पसंद नहीं था बिल्कुल भी कि कोई भी चौधरी घोड़े रखे। फिर उसने दूसरा ऑर्डर दिया कि उसने कहा कि जितने भी चौधरी हैं उनके पास जितने भी वेपन्स हैं, भाले तलवार चाकू ढाल, सब ले लिए जाए उनसे और सब कुछ अगेन फौज के खाते में जमा कर दिए जाए। तीसरा उसने ये प्रोहिबिशन लगाया कि चौधरियों के पास में जितनी भी वेल ज्वेलरी है वो सारी ज्वेलरी उनसे ले ली जाए और वो सारी ज्वेलरी खजाने में लाके डाल दी जाए। चौथा उसने ये कहा कि चौधरियों के पास में जितनी भी ज़मीनें हैं वो सारी ज़मीनें भी उनसे जब चौधरियों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, 500 हज़ार एकड़ की ज़मीनें हुआ करती थी। तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ आपको कि इतनी ज़मीनें हुआ करती थी, इससे भी कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। अलाउद्दीन ने बोला क्या ज़रूरत है इतनी ज़मीन रखने की, सिर्फ उनको कुछ ज़मीन उतनी दे दो जितने पे वो खेती बाड़ी कर सके, बाकी सारी राजसात कर ली जाए, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले ली जाए। तो इस तरह उनकी ज़मीनें भी छीन ली, उनके वेपन्स भी छीन लिए, उनकी ज्वेलरी भी छीन ली और उनके हॉर्सेस भी छीन लिए। तो दिस कम्युनिटी वॉज द हार्डेस्ट हिट बाय द मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये मैं पॉइंट लिख देता हूं, इस पॉइंट को याद रख लेना आप। ही ऑल्सो imposed multiple sanctions on चौधरीज। इनको, जो चौधरी होते थे ना, इनको दिल्ली सल्तनत के दौर में ये कहते थे चौधरी मुकादम, इनको चौधरी मुकादम कहा जाता था। टैक्स कलेक्शन का काम करने वाले लोग थे। तो ही इम्पोज्ड मल्टीपल सैंक्शंस ऑन चौधरी मुकादम्स। तो बिल्कुल अर्श से एकदम फर्श पर ले आया था ये। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी मेजर्स थे, सारे प्रोहिबिटरी मेजर्स इंक्लूडिंग वन अगेंस्ट द चौधरीज, अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद सब खत्म हो गए थे। जो अगले रूलर्स आए थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने दोबारा चौधरियों को उनकी ज़मीनें दे दी थी, घोड़े दे दिए थे, हथियार दे दिए थे, ज्वेलरी दे दी थी, जो कुछ भी उनसे लिया था सब उनको वापस कर दिया था। क्योंकि अलाउद्दीन के इस मेजर की वजह से जो चौधरी होते थे उनमें बहुत डिससेटिस्फैक्शन हो गया था और दिल्ली सल्तनत के लिए बड़ी चीज़ें बड़ी खतरनाक हो गई थी। इसीलिए आने वाले रूलर्स ने सारे सैंक्शंस खत्म कर दिए थे, जितने भी लिखे हुए ना इस पेज के ऊपर, ये सारे सैंक्शन खत्म कर दिए थे। लेकिन ये बहुत हार्ड सैंक्शंस थे जो कि चौधरियों के ऊपर लागू किए गए थे। एंड दिस कम्युनिटी वॉज द हार्डेस्ट हिट बाय द मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये प्रोहिबिटरी मेजर्स अलाउद्दीन खिलजी के अपन पूरे कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं फॉल ऑफ खिलजीज की। इनका फॉल होता है, अब फॉल जो होता है वो कैसे होता है अलाउद्दीन खिलजी की तो मैंने आपको उस दिन भी लेक्चर में बताया था कि तबीयत खराब हो जाती है उसके बेचारे की, और 4 साल जो होते हैं 1312 एडी से लेकर 1316 एडी के बीच का जो टाइम होता है, ये टाइम वो बिस्तर पे ही रहता है। बिस्तर पे रहता है मतलब बीमार रहता है, और इस बीमारी में वो राजकाज के कार्य नहीं कर पा रहा था और उसकी जगह उसका डेप्यूटी मलिक काफूर ये सारे काम कर रहा था। पावर एक तरह से मलिक काफूर ने अपने हाथ में ले ली थी। और फिर अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत छोटा लड़का था 4-5 साल का, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन, उसको थ्रोन पे बिठा देता है एक पॉपेट सुल्तान की तरह और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है। और उसकी इच्छा ये होती है मलिक काफूर की, और वो जो रानी थी ना गुजरात की कमला देवी, जिसको पकड़ के लेके आए थे नुसरत खान उलुग खान, ये लोग मिल गए। देखो मैंने उस दिन भी बताया था कि मलिक काफूर ओरिजिनली गुजराती था, एक गुजराती हिंदू था, रानी भी गुजरात की थी। ये दोनों पकड़ के गुलाम बना के लाए गए थे दिल्ली सल्तनत में, तो इनके अंदर बदले की भावना की चिंगारी बुझी नहीं थी। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी का जब बुरा वक्त आया
हेल्थ वाइज, तो इन्होंने उसका पूरा एडवांटेज लिया दोनों ने, और उस छोटे लड़के को थ्रोन के ऊपर बिठा के सब कुछ कंट्रोल मलिक काफूर ने अपने हाथों में ले लिया। कोशिश यही थी कि जितने भी राइवल्स हैं उन राइवल्स को मार दिया जाए और मलिक काफूर अपने हिसाब से सल्तनत को चलाएगा। आगे मलिक काफूर क्या करता, क्या चेंजेस करता, ये तो तब पता चलता जब वो लंबे दौर तक रूल कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था ना। अब हुआ ये था कि एक चैलेंज बन के उभरा। अलाउद्दीन खिलजी का एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था मुबारक खान। मुबारक खान ने चैलेंज किया मलिक काफूर की अथॉरिटी को, लेकिन मलिक काफूर के पास में पावर ज्यादा थी। तो मलिक काफूर ने क्या किया, मुबारक खान को इम्प्रिजन करवा दिया, जेल में डलवा दिया। और जेल में डलवाने की कुछ ही दिनों बाद उसने, यानी कि मलिक काफूर ने कुछ असैसिन्स तैयार किए, कुछ हत्यारों को बुलाया और उन हत्यारों को कहा कि जेल में जाओ और मुबारक खान को खत्म कर दो। तो ये 4-5 हत्यारे जेल के अंदर गए मुबारक खान को मारने के लिए, और सब कुछ मलिक काफूर के कंट्रोल में था, तो बड़े आराम से वो मलिक काफूर के सेल तक पहुंच गए और वहां पे मलिक काफूर के ऊपर वार करने ही वाले थे। इतने में मलिक काफूर ने उनको कहा कि देखो, 1 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद अगर तुम मुझे मारना चाहो तो मार देना, के बाद अगर तुम मुझे मारना चाहो तो मार देना। ठीक है साहब, मार देंगे, क्या बात है। मुबारक खान ने कहा कि भाई तुम मुझे पैसों के लिए ही मार रहे हो ना, मलिक काफूर ने तुमको कुछ पैसों का वादा किया होगा, कुछ लालच दिया होगा, इसलिए मुझे मार रहे हो। मैं तुमको वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे और मेरी जगह मलिक काफूर को जाके मार दोगे, तो मैं तुम्हें ना सिर्फ पैसा दूंगा, बल्कि तुम्हें ज़मीनें दूंगा, तुम्हें दिल्ली की सल्तनत में बड़े बड़े ओहदों से नवाज दूंगा। पर तुम मुझे मत मारो, मेरी जगह जाके मलिक काफूर को मार दो। ये असैसिन्स टर्न होते हैं, ये असैसिन्स पलटते हैं, और ये पलट के जाते हैं मलिक काफूर के कैंप में। और इनको कोई रोकता नहीं है, क्यों? क्योंकि सब जानते थे कि ये मुबारक खान को मारने गए थे, तो शायद उसी की रिपोर्ट लेके आए हैं मलिक काफूर के पास, तो ये मलिक काफूर के कैंप में जाते हैं और मलिक काफूर को मार डालते हैं। तो इस तरह से मलिक काफूर, मुबारक खान जो होता है ना, वो एक आखिरी दाव चलता है अपनी लाइफ को बचाने के लिए, और उसका वो दाव काम आ जाता है। मलिक काफूर मारा जाता है और मुबारक खान, अलाउद्दीन का एक बेटा, रूलर बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत का रूलर बनने के बाद मुबारक खान उन हत्यारों को मरवा देता है, जबकि उसने वादा किया था कि वो उनको ऊंची पोजीशंस देगा, वो उनको दौलत देगा, ज़मीनें देगा, लेकिन वो बोलता है कि ये हत्यारे हैं, ये लालची हैं, ये पैसा और लालच में कुछ भी कर सकते हैं, तो ये किसी के भी भरोसे के नहीं है, तो वो उनको मरवा देता है। जब वो उनको मरवा देता है, रूलर बन जाता है, तो ऐसा लगता है कि दिल्ली सल्तनत शायद संभल गई, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि मुबारक खान ने अपने फादर की बुरी आदतें सारी ली थी, अच्छी आदत कोई सी नहीं ली थी। बुरी आदतें, जो अय्याशी की आदतें थी, वो तो सारी ले ली थी, लेकिन जो एक एम्बिशन था और जो एक सूझबूझ थी उसके फादर की, वो नहीं ले पाया था। अब उस अय्याशी के प्रोसेस में वो सब कुछ गवा देता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का एक खासम खास यूनुक था मलिक काफूर, वैसे ही मुबारक खान का भी एक खासम खास यूनुक स्लेव था जिसका नाम था खुसरो खान। तो ये भी खुसरो खान से बहुत मोहब्बत करता था और उसका बहुत अच्छा यार था, और खुसरो खान के भरोसे इसने पूरी सल्तनत छोड़ के रखी हुई थी। अब खुसरो खान ने देखा कि ये तो बेवकूफ़ है, मेरे भरोसे सब कुछ छोड़ दिया इसने, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। और खुसरो खान ने मुबारक खान को मरवा दिया, मर गया, मुबारक खान भी मर गया, और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान 1318 में एक यूनुक बन गया, एक ट्रांसजेंडर बन गया दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। अब सिचुएशन बहुत खराब हो गई, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो कमांडर्स थे बड़े बड़े, वो देख रहे थे अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए, ये इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, यूनुक बन गया दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान। तो एक कमांडर था जो अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ट्रस्टेड कमांडर था, जिसका नाम गयासुद्दीन था। ये गयासुद्दीन ये इंश्योर करता है कि यार, इस जो खून खराबा चल रहा ना, इसको मैं ख़त्म करूंगा, और कम से कम दिल्ली सल्तनत को एक अच्छा सुल्तान मिले। इसीलिए वो खुसरो खान की हत्या करता है, और खुसरो खान की हत्या करके फाइनली खिलजी डायनेस्टी का रूल एंड होता है, और 1320 से शुरुआत होती है तुगलक डायनेस्टी की। तो इस तरह से खिलजियों का फॉल होता है। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, अलाउद्दीन डाइड इन 1316 AD, 1316 AD में उसकी डेथ होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, मलिक काफूर ट्राइड टू टेक पावर, कोशिश करता मलिक काफूर कि वो पावर ले सके, लेकिन फिर क्या होता है, मुबारक खान, अ सन ऑफ अलाउद्दीन, किल्ड इसको, मलिक काफूर को। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि मुबारक खान खान was killed by his
स्लेव खुसरो खान। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है खुसरो खान वॉज किल्ड बाय, इसके द्वारा, गियासुद्दीन तुगलक। तो 1316 में अलाउद्दीन की डेथ होती है। मलिक काफूर 1316 में ही पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, और उसी साल 1316 में मलिक काफूर की हत्या भी हो जाती है। अब मुबारक खान वॉज किल्ड बाय स्लेव खुसरो खान। 1318 तक मुबारक खान रूल करता है। 1318 में मुबारक खान की भी हत्या हो जाती है उसके स्लेव के हाथों। और 1320 एडी में खुसरो खान की हत्या हो जाती है गयासुद्दीन खान के हाथों। ये जो खुसरो खान है ना, ये वो खुसरो नहीं है मलिक, ये जो आमिर खुसरो से आप कंफ्यूज कर रहे हो इसको, ये वो नहीं, आमिर खुसरो अलग है। उसके बारे में मैं एक पूरा चैप्टर बताऊंगा जिसमें दिल्ली सल्तनत के कल्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें आमिर खुसरो का नाम आएगा। वो जिसको पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है वो अलग है। ये खुसरो खान एक यूनुक स्लेव था। तो इस तरह से खिलजी डायनेस्टी का फॉल होता है और उसकी जगह राइज होता है तुगलक डायनेस्टी का अंडर गयासुद्दीन तुगलक, जिसका टाइमलाइन, जिस डायनेस्टी का टाइमलाइन देखो, एक डायनेस्टी के तौर पे तुगलक्स का टाइमलाइन 1320 एडी से लेके 1398 एडी के बीच में है। लेकिन एक रूलर के तौर पे गयासुद्दीन तुगलक का टाइमलाइन 1320 से लेके 1325 के बीच में है। 5 ही साल ये रूल करता, लेकिन एक अच्छा रूलर था। एक रूलर के तौर पे ये अच्छा था, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे ये अच्छा था, कॉन्करर के तौर पे ये अच्छा था। सबसे पहली चीज, जब तुगलक्स का रूल इस्टेब्लिश हुआ, तो तुगलक्स के रूल के एस्टेब्लिशमेंट के बाद में सबसे पहली चीज ये होती है कि इनका जो एजेंडा होता, देखो अलाउद्दीन खिलजी का एजेंडा क्या था? उत्तर भारत में रूल करो और दक्षिण भारत को लूटो। लेकिन तुगलक्स ने इसको चेंज किया। तुगलक्स ने ये कहा कि दक्षिण भारत की तरफ भी अपने एम्पायर को आगे बढ़ाना है। तो पहली चीज ये तुगलक्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन टूवर्ड्स साउथ इंडिया। जहां तक हो सके दक्षिण भारत की तरफ एक्सपेंशन किया जाए, है ना। दूसरी चीज गयासुद्दीन तुगलक ने तय करी थी, टू सप्रेस द रिबेलियन, टू सप्रेस द रिबेलियन ऑफ बंगाल। क्या हुआ था कि जब खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी के कमजोर पड़ने के बाद में खिलजी डायनेस्टी भी कमजोर पड़ गई थी, और जो पेरीफेरल इलाके होते थे डायनेस्टी के, जो सरहदी इलाके होते थे डायनेस्टी के, उन सरहदी इलाकों के अंदर बगावतें होने लग गई थी, रेबेलियंस होने लग गए थे। और ऐसा ही एक रेबेलियन हुआ था बंगाल के प्रोविंस में। और बंगाल दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस था, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा इलाका था। आज का पूरा वेस्ट बंगाल, आज का झारखंड का कुछ इलाका, और आज के पूरे बांग्लादेश के इलाके और उड़ीसा के कुछ इलाके, इतने इलाके मिलके बंगाल बनता था। पूरा बांग्लादेश उसके अंदर शामिल था। और ये इलाका बहुत फर्टाइल इलाका था, तो यहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत होता था और यहाँ से रेवेन्यू बहुत आता था। इसीलिए बंगाल अपने हाथ से कोई भी निकलने नहीं देना चाहता था। और यही वजह है कि बंगाल के रेबेलियन को सप्रेस करना गयासुद्दीन तुगलक का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जो कि उसने किया भी था। तीसरी चीज जो गयासुद्दीन तुगलक के दौर में हुई थी, वो था कॉन्क्वेस्ट ऑफ वारंगल बाय डिफीटिंग प्रताप रुद्र देव ऑफ काकटीय डायनेस्टी। ये जो काकतीय डायनेस्टी थी, जिसकी अलाउद्दीन खिलजी के समय भी काकतीय डायनेस्टी के प्रताप रुद्र देव के ऊपर इन्वेजन हुआ था, और इस इन्वेजन में बहुत लूटपाट हुई थी। और इस लूटपाट में वो जो कोहिनूर हीरा है, जो बहुत फेमस है भारत के अंदर, जो अब भारत के अंदर नहीं है, लेकिन ये कोहिनूर हीरा गोलकोंडा की खदानों से ही मिला था, जिसके ओनर ओरिजिनली प्रताप रुद्र देव थे इस काकतीय डायनेस्टी के। तो जब मलिक काफूर ने सक्सेसफुल हमला किया था प्रताप रुद्र देव के ऊपर, तो वो सारी वेल्थ उनकी, बहुत सारी वेल्थ उनकी लूट ली गई थी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खिलजियों की पॉलिसी थी कि वो डेक्कन में एक्सपेंशन नहीं करेंगे, इसीलिए काकतीय डायनेस्टी बनी रही और प्रताप रुद्र देव रूल करते रहे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक की पॉलिसी थी कि डेक्कन में एक्सपेंशन करेंगे, तो उस प्रोसेस में उन्होंने प्रताप रुद्र देव की काकतीय डायनेस्टी को दोबारा डिफीट किया। और इस दोबारा डिफीट से
प्रताप रुद्रदेव इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने अपने आप को आग लगा के खत्म कर दिया, सेल्फ इमोलेशन करके अपने आप को एंड कर दिया, जिसके साथ ही काकतीय डायनेस्टी का भी वहां पे एंड हो गया। और जो तुगलक डायनेस्टी थी ये फैल गई कहाँ तक, दक्षिण में वारंगल के इलाकों तक फैल गई। उसके साथ ही एक और चीज हुई थी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ देवगिरी बाय डिफीटिंग द यादव्स। देवगिरी जो कि महाराष्ट्र का पश्चिमी और उत्तरी इलाका था, ये एक बड़ा किंगडम हुआ करता था। ये वही किंगडम था जिसके ऊपर अलाउद्दीन ने सुल्तान बनने से पहले भी इन्वेजन किया था और बाद में एक मैट्रिमोनियल अलायंस भी किया था। और इसको कॉन्कर नहीं किया था, इसको अपना एलाय बना लिया था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक की पॉलिसी थी कि उसने देवगिरी को भी डिफीट किया और उसने प्रताप रुद्रदेव के वारंगल को भी डिफीट कर दिया और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन डेक्कन की तरफ कर दिया। दिल्ली सल्तनत जो कि अलाउद्दीन के फेज में सिर्फ उत्तर भारत तक लिमिटेड रहती है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन वो दिल्ली सल्तनत इस वक्त दक्षिण की तरफ फैल जाती है। ठीक है, तो ये चारों चीजें जो है गयासुद्दीन तुगलक के दौर में, ये समझ गए आप बहुत अच्छे से। ठीक है, मुझे सुनाई दे गया कि आप समझ गए। अब गयासुद्दीन तुगलक डाइड इन 1325 एडी। गयासुद्दीन तुगलक की डेथ 1325 एडी में होती है। और ये डेथ तब होती है जब ये बंगाल के कॉन्क्वेस्ट पे गया हुआ था और बंगाल के कॉन्क्वेस्ट से लौट कर आ रहा था दिल्ली की तरफ। तो रास्ते में अफगानपुर नाम की जगह पर इसके स्वागत के लिए एक बहुत बड़ा पैवेलियन बनाया गया था। और जब ये उस पैवेलियन के नीचे से निकल रहा था तब ये पैवेलियन इसके ऊपर कोलैप्स हो जाता है। तो ये भी मारा जाता है और उसका एक बेटा था वो भी मारा जाता है उस पैवेलियन के नीचे कोलैप्स होके। और उसकी एक छोटी सी स्टोरी है कि गयासुद्दीन तुगलक नाराज हो गया था दिल्ली के एक सूफी सेंट से जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन, नहीं, जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। और उसने हजरत निजामुद्दीन औलिया को ये वार्न किया था, थ्रेट किया था कि मेरे दिल्ली आने से पहले तुम दिल्ली खाली कर दो वरना मैं आके तुमको पनिश करूंगा। और जिसके जवाब में जब ये बात हजरत निजामुद्दीन औलिया को उनके डिसाइपल्स ने आके बोली कि हुजूर वो दिल्ली का सुल्तान आपके खून का प्यासा हो गया है, आप दिल्ली छोड़ दीजिए नहीं तो वो आपका मर्डर कर देगा, वो आपको आके मार डालेगा। तब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ये बात कही थी कि हुनूस दिल्ली दुरस्त। फारसी में जो जुमला था हुनूस दिल्ली दुरस्त, इसका मतलब था कि घबराओ मत, अभी दिल्ली दूर, घबराओ मत मैंने मेरी तरफ से बोला है, इसका मतलब था दिल्ली अभी दूर है। और जैसे जैसे सुल्तान नजदीक आता जा रहा था बंगाल से दिल्ली की तरफ, इनके डिसाइपल्स डर रहे थे कि साहब अब तो चले जाओ, अब तो दिल्ली बहुत दूर नहीं है। लेकिन हर बार ये जवाब में यही कहते थे, हुनूस दिल्ली दूरस्त। और एक दिन अफगानपुर के उस पैवेलियन के नीचे उसके डह जाने से, उस पैवेलियन के अंदर दब के इस सुल्तान की मौत हो गई और इस सुल्तान के लिए दिल्ली हमेशा से ही, हमेशा हमेशा के लिए दूर ही रहा। और तभी से भारत में वो कहावत मशहूर हो गई कि दिल्ली अभी दूर है, जिसका फारसी जुमला था हुनूस दिल्ली दुरस्त। इसी पॉइंट के साथ आज की क्लास को अपन विराम देते हैं, एंड करते हैं। कल यहीं से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।